सर जिस टाइप पर्पस है और डिटेल्स है। ठीक है, वेरी गुड। स्टेप्स क्या हैं सॉल्व करने के और लिए? जिस्ट में हम सर अंडरस्टैंड करते हैं ओवरऑल मेन आइडिया को। हम्म। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नेचुरल जो भी चीजें होती हैं वो देखते हैं हम। न्यूट्रल वर्ड्स, ठीक है। सबसे पहले हम टॉपिक हम्म, सेंटेंस को देखते हैं, ठीक है। जिसको जी अंडरस्टैंड सर। करने के लिए सबसे पहले हम टॉपिक सेंटेंस को देखते हैं, फिर पूरे पैराग्राफ में जो टॉपिक सेंटेंस से रिलेटेड बात हो रही होती है हम उसको देखते हैं कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है। जो भी लैंग्वेज वो यूज कर रहा है हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, और हमें आइडिया मिल जाता है कि पूरे पैराग्राफ में बात क्या कर रहा है। ठीक है, अगर पोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है तो पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अगर नॉइज के बारे में बात कर रहा है तो क्या वो नॉइज के बारे में पॉजिटिव बात कर रहा है, या कोई और टॉपिक इसी तरह हो। तो जो भी टॉपिक टॉपिक सेंटेंस के अंदर दिया हो, ठीक है, टॉपिक सेंटेंस का जो चीज हाईलाइट की है, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि पेशेंट इन क्रिटिकल कंडीशन में हैव erratic or extremely unhealthy vital signs, critical care nurses also called trauma nurses। अब यहाँ पे ट्रॉमा नर्सेज हमारा टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक सेंटेंस है। तो मीन जिस टाइप जब मैंने लेना है तो मैं देखूंगा यहाँ पे ट्रॉमा नर्स के बारे में बात हो रही है, तो पूरे पैराग्राफ में ट्रॉमा नर्स के बारे में उसने क्या बोला है, ठीक है, कौन से एस्पेक्ट्स हाईलाइट किए हैं, कौन सी चीजों को उसने बात की है, वो मैंने अंडरस्टैंड करना था, उसे कहते हैं जिस्ट। उसके लिए हम टॉपिक सेंटेंस को पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, जो पैराग्राफ के अंदर जो वर्ब्स होते हैं हम उनको देखते हैं। ठीक है, इस वर्ब से क्या होता है कि हमें पूरे सेंटेंस के अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि काम क्या आ रहा है, और उसी काम से हम फिर आगे चलते हुए पैराग्राफ को पूरा समझ लेते हैं। इसे कहते हैं जिस्ट। शाबाश। सेकंड। सेकंड डिटेल सर, हाँ जी। जिसमें हम कोई भी टारगेट इंफॉर्मेशन होती है उसके बारे में सर्च करते हैं, जैसे कोई ईमेल वगैरह ऑब्जेक्ट ठीक है, इस उसमें तरह क्या होता है से। कि टारगेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, क्वेश्चन के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन को उन्होंने हाईलाइट किया था, हमने उसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड पैराग्राफ के अंदर इन्फॉर्मेशन को लोकेट करना था और देखना था कि ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है, फिर ऑप्शन को मैच करते वक्त मैंने क्या बताया कि ऑप्शन को मैच करते वक्त आपने क्या करना था। हम डिस्ट्रैक्टेड देखते हैं सर सबसे पहले। डिस्ट्रैक्टर्स देखते हैं, वेरी गुड। ठीक है, डिस्ट्रैक्टर्स क्या आते हैं कि तीन किस्म के डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला डिस्ट्रैक्टर क्या आता है कि इंफॉर्मेशन जो पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई है, ऑप्शन में भी वही इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, इंफॉर्मेशन मैच कर रही है, लेकिन क्वेश्चन में वो सेम चीज नहीं इंफॉर्मेशन। पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन डिफरेंट चीज पूछ रहा है, जो चीज वो क्वेश्चन में पूछ रहा होता है हमने वो ट्रेस करनी होती है। वेल डन। सेकंड डिस्ट्रैक्टर क्या होता है कि ऑप्शन के अंदर ये जो दो हाफ है, दो हिस्से होते हैं, एक नाउन फ्रेज एक वर्ब फ्रेज, उसमें से आधा ऑप्शन मेंशन होता है और आधा ऑप्शन मेंशन नहीं होता पैराग्राफ में। ठीक है, नहीं। पैराग्राफ के अंदर आधा इंफॉर्मेशन लिखी होती है और आधी इंफॉर्मेशन नहीं लिखी थी। अगर कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाता है तो वो भी क्या है, डिस्ट्रक्टर है। ठीक है, डिस्ट्रैक्टर सबसे है। पहले हमने डिस्ट्रक्टर्स को साथ देखना होता है। वेरी गुड। चले, तो अब मैं थोड़ा सा इसको खुद से रिवाइज करता हूँ। वेरी गुड। इतनी की भी पार्टिसिपेशन आप करते हैं, एटलीस्ट आपको पता चलता है कि यू आर गोइंग ऑन अ सेम ट्रैक और ऑन अ राइट ट्रैक। ठीक है, ऐसा तो नहीं कुछ जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप किसी और तरफ जा रहे हो और मैं किसी और तरफ आपको लेके जा रहा हूँ। हमें एक अपने पेज पर पता चलता है दैट वी आर ऑन सेम पेज। तो रीडिंग बी को सॉल्व करने के लिए तीन स्टेप्स है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है कि आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए आप क्वेश्चन के अंदर टास्क पढ़ते हैं कि मुझे काम क्या दिया है, मैंने करना क्या है। फिर सेकंड, ऑप्शंस पढ़ते हैं, ऑप्शन के डिफरेंस को देखते हैं। ठीक है, कि ऑप्शन के अंदर डिफरेंस क्या है, ये काम भी हमने वर्ब्स को पढ़ के अंडरस्टैंड करना था। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या कि हमने पैराग्राफ को पढ़ना था। ठीक है, पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करना तो इसे टेक्स्ट करते हैं। और पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हमने क्या करना था, ऑप्शन को चूज करना था। ठीक है, राइट ऑप्शन को चूज करने के लिए हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक यूज करते हैं, और अगर जो इन्फॉर्मेशन टोटल मैच हो रही थी 100%, उसको हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। ये थे स्टेप्स जो आपको मैंने कहा कि हम नेक्स्ट जब भी आप पेपर करेंगे तो हमें यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर ऑप्शंस को पढ़ना है, ऑप्शन के डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना है, पैराग्राफ को पढ़ना है, पैराग्राफ पढ़ने के लिए तरीका बताएगा कि आपने पैराग्राफ को थर्ड वे से पढ़ना है। थर्ड वे क्या होता है कि हर पैराग्राफ के अंदर टॉपिक सेंटेंस होता है। जैसे अब ये पैराग्राफ है, यहाँ पे ऊपर कोई टॉपिक सेंटेंस नहीं दिया हुआ, आपने पहले सेंटेंस को पढ़ के आइडेंटिफाई करना है कि इस पैराग्राफ के अंदर बात क्या आ रही है। ठीक है, ओवरऑल डिस्कशन क्या नहीं है। और जिसका आगे तीन चीजों की हमने बात की थी, ये तो हो गए स्टेप्स।
कि पहले क्या करना है, सेकंड ऑप्शन पे क्या करना है, थर्ड पे क्या करना है। अब अगली बात आ जाती है कि आपने कौन सी स्किल को सीखना है, कौन सी चीजें आपको आनी चाहिए जिसकी बेस पे आप अच्छे तरीके से अपना पेपर सकेंगे। तो वो क्या है कि आपको जिस्ट अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, आपको पर्पस अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, और आपको डिटेल अंडरस्टैंड करनी चाहिए, डिटेल कहाँ से कैसे प्लेस करते हैं, और आंसर चूज करते वक्त हम कैसे सारी इन्फॉर्मेशन को मैच करते हैं। तो ये वो स्किल्स हैं जो आपने आना है, और इसको प्रैक्टिस करने के लिए ऑलरेडी आपको बहुत सारी अभी तक बताई है। जब आपका इंडिविजुअल सेशन होगा उसके अंदर फर्दर फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। आज हम मूव करते हैं अपने रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस पे, जो हम कल टॉपिक जिसमें हमारा प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग डी चल रहा था, तो आज हम उसको ही कंटिन्यू करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 को मैं पढ़ने लगा हूँ, ठीक है। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन को पढ़ूंगा, ऑप्शन के डिफरेंस को पढ़ूंगा, पैराग्राफ आपके सामने पढ़ूंगा, ठीक है। आपने क्या करना है कि मुझे राइट ऑप्शन चूज करके बताना है वन बाय वन, और जो ऑप्शन आपने चूज करना है आप उसको जस्टिफाई करना है, ठीक है। आपने रैशनलाइज करना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक था और क्यों ठीक था। चलिए जी, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है कि इसका पर्पस हम आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब पर्पस मैंने आपको वैसे बताया था कि पर्पस क्या होता है, कि पर्पस मोस्टली कौन सा होता है, पहले सेंटेंस के अंदर, पहले दो सेंटेंस के अंदर आपको पर्पस का पता चल जाता है। इसके अंदर तो है तो चार सेंटेंसेस आए, और लास्ट का जो एक सेंटेंस होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपको ओवरऑल जो राइटर होता है, चाहे जैसा मर्जी राइटर हो, तो लेकिन ओईटी के अंदर तो वैसे set होते हैं, तो वो लास्ट में फिर क्या करते हैं कि वो पर्पस भी हाईलाइट कर देते हैं कि पर्पस लिखा क्यों गया, ये पैराग्राफ जितना मैंने ऊपर बताया इसका मकसद क्या था, या हमने इसे अफज क्या किया, क्या से मीनिंग मिला, ठीक है। तो ये पर्पस क्वेश्चन है, वो मैंने आपको बता दिया कि पर्पस सॉल्व करते करते आप क्या करते हैं। फिर सेकंड चीज है कि आप क्या करते हैं कि ऑप्शन से डिफरेंस से देखते हैं। अब यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं कि क्या हो रहा है, कि डिस्क्राइब हो रहा है किस चीज का, कि हाउ ट्रॉमा ट्रॉमा नर्स इज डिफरेंट। अब ट्रॉमा नर्स की डिफरेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में ये है हमारे पास, हाउ ट्रॉमा नर्स इज डिफरेंट, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में क्या आ रही है, डिस्क्राइब या कर रहे हैं कोर स्किल्स रिक्वायर्ड, यहाँ पे रिक्वायर्ड की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायर्ड वर्ब है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हाईलाइट कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि जो कोर स्किल्स होती हैं वो कौन सी चाहिए होती हैं टू बिकम अ ट्रॉमा नर्स। ये सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। ये डिफरेंस हमने देख लिया। थर्ड में क्या है कि प्रोवाइड एन ओवरव्यू। अब वो ये तीन ऑप्शन हमें बता रहा है, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ ड्यूटीज ऑफ ट्रॉमा नर्स, इसके बारे में बात करें। अगर ये पैराग्राफ, अब हमने ऑप्शंस को अंडरस्टैंड कर लिया कि ऑप्शंस के अंदर एक ट्रॉमा नर्स की बात कर रहा है, दूसरे में कोर स्किल्स की बात कर रहा है, तीसरे में ओवरव्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हमने तीनों ऑप्शंस के डिफरेंस को देख लिया, इसका मैंने अगर टाइम ड्यूरेशन भी आपको बताया हुआ है, शुरू में तो आप एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं, डजेंट मैटर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको कंट्रोल किस चीज से करना है कि विद इन 10 सेकंड्स आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, विद इन 25 टू 30 सेकंड्स आपने ऑप्शंस को अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। 40 सेकंड हो गया आपके, 40 सेकंड के बाद आपके पास इतना टाइम है कि आपने 30 सेकंड के अंदर पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करना है। ये जो पैराग्राफ मैंने अभी आपके सामने पढ़ना है, इसको कम से कम 30 सेकंड के अंदर, ये आपको बता रहा हूँ रियल एग्जाम से पहले, वैसे भी आप टाइम ज्यादा ले सकते हैं। तो 30 सेकंड के अंदर आप पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करना सीख रहे हैं। 40 और 30 आपके कितने बन जाते हैं कि 1 मिनट और 10 सेकंड। अब आपके पास 45 सेकंड है, 15 15 हर ऑप्शन के लिए आपके पास है, कि आप उसको पढ़ें, क्रॉस चेक करें, रैशनलाइज करें, और उसको एलिमिनेट करें या सिलेक्ट कर लें, ठीक है। उसी चीज को हम फॉलो करते हैं। अब हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं। पैराग्राफ क्या कि पेशेंट इन क्रिटिकल कंडीशन में है, ठीक है। यहाँ पे में, अब मैंने आपको कल भी बताया था कि में, कोड, शुड, ये जो चीजें हैं ये सारी क्या है, मॉडल वर्ब्स हैं और बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे पूरे सेंटेंस की सोच ही डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है? हम देखेंगे आगे जाके कि कहता है कि एरेटिक और एक्सट्रीमली अनहेल्दी वाइटल साइन, जिनके अनहेल्दी वाइटल साइन होते हैं उनको वो क्या करते हैं, क्रिटिकल कंडीशन पे डाल देते हैं। चले, ठीक है। अब पैराग्राफ को पढ़ने के लिए, पेशेंट इन क्रिटिकल कंडीशन में हैव एरेटिक और एक्सट्रीमली अनहेल्दी वाइटल साइन, क्रिटिकल केयर नर्सेज आल्सो कॉल्ड ट्रॉमा नर्स। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन देखी है किस चीज की है, ट्रॉमा नर्स की, ठीक है। तो ये ट्रॉमा नर्स की डेफिनेशन हो रही है, जिस मीन
जैसे हम बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि वो फिजिक्स की डेफिनेशन बताता है, फिर आगे फिजिक्स के सारे रूल्स बताता है, उसके फंक्शन बताता है, उसके समझने की सारा उसकी टाइप्स बता सकता है आगे जाकर उसकी। तो यहाँ पे भी मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि ट्रोमा नर्स जब उसने डेफिनेशन बता दी है तो आगे जाके क्या होगा, हम आइडिया ले रहे हैं, आइडिया में क्या होगा कि ओवरऑल नर्सेज के बारे में बात हो रही होगी जो ट्रोमा नर्स के अंदर काम करते हैं, उनकी जॉब के बारे में बात हो सकती है, उनके उनकी क्वालिटीज के बारे में बात हो सकती है, इस तरह की चीजें। हैव द सेम बेसिक ड्यूटीज, ठीक है, तो अगली बात वो कह रहा है कि सेम बेसिक ड्यूटी है, जैसे आम नर्स की ड्यूटी होती है ऐसे ही ट्रॉमा नर्स की ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एज अ ट्रेडिशनल स्टाफ नर्स जो नॉर्मल थे। बट अब जहाँ पे बट आ गया तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंट्रास्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बोला ये मॉडल वर्ब है और ये कंट्रास्ट है, ये वो हेडिंग वर्ड्स है जो आपको हेल्प करते हैं कि आप पैराग्राफ को भी अंडरस्टैंड करते हैं, और जब आपने ऑप्शन को चूज करना था तो इन्फॉर्मेशन भी आपको लोकेट करना आसान लगता है। कहता है कि बट आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजली मॉनिटरिंग, ठीक है, बाकी जो नॉर्मल ड्यूटी फ्लोर पे वार्ड्स में नर्सेस करते हैं वो सारी वैसी ही है, लेकिन एक ड्यूटी डिफरेंट है, वो क्या है, मॉनिटरिंग की। वार्ड्स में, ईआर में या बाकी जगहों पे इतनी मॉनिटरिंग नहीं होती पेशेंट की, इतनी आईसीयू में हो रही थी, 1 आवरली जैसे हम कर रहे थे, वाइटल्स और हर चीज कर रहे थे, ठीक है। कहता है रिकवरिंग फ्रॉम सीरियस इलनेस और इंजरी, जो रिकवर कर रहे हो सीरियस इंजरी से और इलनेस से, एंड इन इमरजेंसी मेडिकेशन सिचुएशन, जब इमरजेंसी होती है तो जो मेडिकेशन सिचुएशन होती है उसमें कहता है ट्रॉमा नर्सेज आर यूजुअली अमंग द फर्स्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस, ठीक है। तो जब भी कोई हादसा आता है, कोई ऐसी नागहानी आफत आती है, तो उस वक्त जो ट्रॉमा नर्स होते हैं वो सबसे पहले होते हैं जो अपनी खिदमात का सर अंजाम देते हैं। यहाँ तक ये सेकंड हाफ में बात होगी, इसके आगे वो क्या कह रहा है, द कोर टास्क, यहाँ पे कोर टास्क बात है क्योंकि हमने ऑप्शन में टास्क कोर पढ़ा था ना, इसलिए हम इसको जरूर हाईलाइट करेंगे। द कोर टास्क ऑफ ट्रॉमा नर्सिस इंक्लूड प्रोवाइडिंग इमीडिएट एंड इफेक्टिव मेडिकल केयर, ठीक है। अब यहाँ पे उनको कोर टास्क बता रहे हैं नर्स का, वो क्या है कि ये इफेक्टिव और मेडिकल केयर प्रोवाइड करते हैं। ये कहता है कि एडमिनिस्ट्रिंग इमरजेंसी मेडिकेशन एंड ड्रग्स एंड परफॉर्मिंग इमरजेंसी मेडिकल प्रोसीजर्स as needed to stabilize patient in the ICU or the emergency care setting। तो दूसरा इसका क्या बता रहा है कि उनके टास्क कहते हैं, टास्क कहते हैं कि जो उनका रोल होता है, जिनको वो काम करते हैं, इमीडिएट एंड इफेक्टिव मेडिकल केयर बतानी देनी होती है, ठीक है, और नीड टू स्टेबलाइज द पेशेंट पे स्टेबलाइज करना था, ये वो फंक्शन बता रहा है, रूल बता रहा है, इन दी आईसीयू और आइदर इमरजेंसी, चाहे वो आईसीयू में हो चाहे वो इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर हो, प्रोमोनर्स हो करते हैं। चलिए ये अब हमारा पैराग्राफ की अंडरस्टैंडिंग आपको सम होगी, मैंने पढ़ बता दिया, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहले हिस्से में वो डेफिनेशन बता रहा है, अगले हिस्से में उसकी बेसिक ड्यूटीज के बारे में बात कर रहा है, फिर लास्ट में भी क्या कर रहा है, कोर टास्क के बारे में बात कर रहा है। अब हम देखते हैं कि इस पैराग्राफ को लिखने का सब क्या था, ठीक है, वो इस सारे पैराग्राफ को लिख के क्या बताना चाह रहा था। तो राइट ऑप्शन सिस्टर जी को ये एक आप इसे सिलेक्ट करें और मुझे फिर बाद में जस्टिफाई करके बताएं कि इसका आंसर क्या है। तो मुझे जो लगा था वो बी है। अच्छा जी, हमारी एक सिस्टर ने बताया कि ऑप्शन बी है, ठीक हो गया। सबसे पहले आप हमें बताएं कि ऑप्शन ए अगर राइट है या रॉन्ग है तो क्यों है, रॉन्ग क्यों है। अ, इसको सर मैंने मिनट इसलिए किया था, इसने बताया था ट्रॉमा नर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर नर्स, यहाँ इसलिए लिखा है सेम बेसिक एज ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द क्या ट्रेडिशनल बात नर्स। है। यार ये चीजें मैं आपको सिखाना चाहता था, देखिए आप उसी ट्रैक पे सिस्टर आप आ चुकी हुई हैं, अब आप बेसिक चीजों को अंडरस्टैंड कर चुकी हैं, ऐसे ऐसे कम्प्लेक्स चीजों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे, लेकिन अब आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी है कि मैंने एलिमिनेशन करनी है, मैंने डिस्टिंक्शन है। यहाँ पे उसने डिफरेंट की बात कर दिया है, डिफरेंट फ्रॉम अदर, यहाँ पे उसने कहा कि सेम, हैव द सेम बेसिक, सेम, यस सर। वेरी गुड। अब ये एक वर्ड के साथ क्या हुआ कि हमारा ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। देखिए आपके जो क्वेश्चन होते हैं ना कि 16 22, सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। ओके सॉरी एक मिनट और बेटा, जो आप होते हैं ना आपने 22 क्वेश्चन जो करने होते हैं रीडिंग बीसी के अंदर, उनसे 14 जी। तो आप अगर स्टेप को फॉलो करते हैं, इजी 100% इजी तो नहीं होते लेकिन सॉल्वेबल होते हैं। आपकी अगर इंग्लिश नॉर्मल भी है ना तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं पढ़ के और पढ़ के बट अंडरस्टैंड करके। तो यहाँ से आपने डिफरेंट को आइडेंटिफाई किया और ये क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। जब एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया तो आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, आपने 2 ऑप्शन में से पहले फर्स्ट जी। ऑप्शन को चूज करके
चलिए अब मुझे बताएं कि ऑप्शन बी ठीक क्यों और क्या इसका रैशनल है पैराग्राफ के अंदर। सर बी मुझे इसलिए सही लगा, यहाँ पे इसमें दिया हुआ है कोर टास्क ऑफ ट्रॉमा नर्स हम्म। इंक्लूड्स, तो इसलिए मुझे ये ठीक लगा कि इसमें यानी कि उसने भी यहाँ पे ये क्या है कि डिस्क्राइब करता है कोर स्किल्स को रिक्वायर्ड, जो हम्म। कि ट्रॉमा नर्स को बनने के लिए चाहिए होती है, तो अब इसलिए मुझे यहाँ पे ये वर्ब ज्यादा क्या, बेस्ट लगा। सर मेरे अकॉर्डिंगली सी ऑप्शन ठीक है। वर्ब क्या यहाँ पे, सॉरी, ऑप्शन बी के अंदर वर्ब क्या, डिस्क्राइब। एक तो ये हो गया ठीक है, और स्किल्स रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड, अब यहाँ पे क्या वर्ब है, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्या है, बात हो रही है जो कोर्सेज बनने के लिए रिक्वायर्ड थी, जैसे आप आपने पोस्टर रन करने तो क्या कहते हैं poster run करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो तो मुझे डेफिनेशन आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। अभी बिल्कुल कह रही है। मैं हेलो अभी देखे मैंने, मैं इसको कट करके दोबारा करता हूँ, अभी आ रही है। जी सर, अब आई है। चलो यस सर। शुक्र है, सॉरी। अच्छा मैं बताना चाह रहा था कि यहाँ पे देखिए वर्ब है रिक्वायर्ड, ठीक हो गया। यस। और हमने देखना था कि पैराग्राफ में हमने देखा था पैराग्राफ का पर्पस क्या है, ऐसी है ना। क्या वो हमें ये बताना चाह रहा है कि नर्स बनने के लिए चीजें चाहिए, वो ये बताना चाह रहा है हमें, वो हमें क्या बताना चाह रहा है, अब हम देखते हैं। लिखा है कि क्रिटिकल केयर नर्सेज आल्सो कॉल्ड ट्रॉमा नर्स, आईसीयू नर्स हैव द सेम बेसिक ड्यूटीज, यहाँ पे उसकी ड्यूटीज की बात हो रही है हम्म। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेडिशनल नर्स, ठीक है। यस यहाँ पे क्या बात हो रही है, ड्यूटीज की बात हो रही है। ड्यूटीज। और फिर आगे क्या क्या बट के बाद देख लेंगे क्या क्या रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। अब यहाँ पे ये तो कहीं मेंशन ही नहीं है कि अगर आपने ट्रॉमा नर्स बनना है आपको ये चीजें चाहिए, यहाँ पे तो डिफाइन कर रहा है और उनकी ड्यूटीज बता रहा है, इनकी ड्यूटीज क्या है। लास्ट पैरा लास्ट ये शुरू में ये अब अगर मैं बता रहा था कि एक दो लाइन के अंदर तो यहाँ पे अगर हम पर्पस देखते हैं तो पर्पस हमें ये लग रहा है कि ट्रॉमा नर्स है और ट्रॉमा नर्स की ड्यूटीज के बारे में बात हो रही है। उसने करना जी क्या सर। था, यहाँ पे ड्यूटीज भी लिखा हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लिखा हुआ है, रिस्पॉन्सिबल भी लिखा हुआ है, ठीक है। मॉनिटरिंग क्लोज मॉनिटरिंग करनी होती है, रिकवरिंग फ्रॉम सीरियस, तो ये तो देखिए ट्रॉमा नर्स बनने के लिए सीरियस इलनेस और इंजरी रिकवरिंग आप भी करनी होती है बनने के लिए, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड में तो डिफरेंट चीज हो जाती है ना आपको, क्या आपका ये आपको ये चीजें होनी चाहिए आपकी, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए आपके, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक मिनट ये मैसेज पढ़ लो कि क्या कह रहे हैं, सी कोड। हाँ जी, एक सिस्टर ने बताया कि ऑप्शन सी ठीक था, गुड। तो अब मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पे बहुत अच्छी चीज सीखी, एक जगह भी आपने बहुत अच्छी चीज सीखी, आपने बताया कि जो डिफरेंट लिखा है और यहाँ पे सेम बेसिक लिखा है, इससे क्या होता है कि ये ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाता है। और अगर आप यही चीज ऑप्शन बी में यूज कर लेती, ऑप्शन बी में समझ जाती कि यहाँ पे रिक्वायर्ड की बात हो रही है, स्किल्स रिक्वायर्ड, और यहाँ पे कोर टास्क लिखा हुआ है, स्किल नहीं लिखा हुआ, टास्क और स्किल में डिफरेंस होता है बेटा, ठीक है। ये चीजों को आपने थोड़ा समझना है। स्किल होता है यस कोई चीज आपके अंदर हुनर होना चाहिए, टास्क होता है कि आपको कोई काम करना होता है, ऐसे ही है ना, सर। ऐसे ही कि नहीं, ऐसे ही बताएं। यस सर। हाँ जी शाबाश, ठीक है। तो स्किल और टास्क में भी डिफरेंस है एक चीज, अगर हम देखते हैं कि जहाँ पे लास्ट में भी है कोर टास्क ऑफ ट्रॉमा नर्स मे इंक्लूड प्रोवाइडिंग इमीडिएट एंड इफेक्टिव केयर, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये तो लिखा नहीं कि कोर टास्क ऑफ ट्रॉमा नर्स include immediate and effective care and make them a better trauma nurse. These things समझ आ रही, these things make यस him a trauma nurse, these things make him a better trauma nurse। को बात मेंशन ही नहीं है लास्ट में भी, लास्ट में उसने ये बताया कि ये टास्क करने हैं उसने, ये नहीं बोला कि ये चीजें रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड होना और करने में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड वर्ड था ये ऑप्शन बी को क्या करता है, एलिमिनेट करता है बेटा। लास्ट में हमारे पास कौन सा बचता है, सी। सी में जी। प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द ड्यूटीज, हम पूरे पैराग्राफ में देखते हैं वो क्या कर रहा है, प्रोमानर्स की ड्यूटीज के बारे में बता रहा है। उसने मॉनिटरिंग करनी होती है, सीरियस पेशेंट को देखना होता है, और ये मतलब पहले होते हैं जिन्होंने केयर प्रोवाइड करी होती है, कोर टास्क करता है,
और इमीडिएट और इफेक्टिव मेडिकल केयर देखिए ड्यूटीज हैं इसकी। ड्यूटीज में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन इमरजेंसी मेडिकेशन देनी होती है, ड्रग्स देनी होती है, प्रोसीजर्स करने होते हैं इमरजेंसी में, स्टेबलाइज द पेशेंट इन द। अब आप मुझे एक और चीज सोचें, यहाँ पे कहीं भी ट्रॉमा नर्स की ये नहीं लिखा हुआ कि ये वो अगर इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है तो वो ट्रॉमा नर्स होगा, ठीक है। अगर तो चलो इस तरह का कोई हिंट भी दिया होता है ना कि इफ द नर्स इज एबल टू परफॉर्म इमरजेंसी मेडिकल प्रोसीजर एंड कैन स्टेबलाइज द पेशेंट, ही इज अ ट्रॉमा नर्स, तो फिर आप कह सकते हो कि ये रिक्वायर्ड की बात हो रही है। यहाँ पे तो ओवरऑल बात होगी जो उसने करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ओवरव्यू ऑफ द ड्यूटीज है ये वही आ रहा है, ये ओवरव्यूज आ रहे हैं सारे कि उन्होंने क्या करना है, स्टेबलाइज करना था पेशेंट को, प्रोसीजर्स करवाने होते हैं इमरजेंसी में, मेडिकेशन करनी होती है इमरजेंसी में, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन होते हैं जिन्होंने मेडिकल केयर देनी होती है। चले ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आ गए। मैं अभी इसी क्वेश्चन को मैं आपके सामने डिस्कस करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, नर्स शुड, यहाँ पे शुड की बात हुई, ठीक है। मे, कुड, वुड में फर्क होता है और शुड में, शुड के मीनिंग फर्क होते हैं। मे में पॉसिबिलिटी होती है, शुड ही होता है जो करना होता है, 100% लाजमी नहीं होता लेकिन आपने करना होता है। शुड पर्टिकुलरली स्टैंड फॉर द पेशेंट बेस्ट इंटरेस्ट व्हेन, ठीक है। नर्स कब पेशेंट के लिए स्टैंड लेता है, कब उसने उसको डिफेंड करना चाहिए, कब उसको एडवोकेट करना चाहिए, उसकी एडवोकेसी करनी होती है। बेस्ट इंटरेस्ट व्हेन, हमने व्हेन किया है। अब व्हेन कहता है कि कोई टाइम फ्रेम सिचुएशन होगी, हमने कोई सिचुएशन ढूंढनी है जिसके अंदर नर्स ने क्या करना था, पेशेंट के लिए स्टैंड लेता है। ये क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। मैंने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कैसे किया है, मैंने कहा कि नर्स ने कब स्टैंड लेना था पेशेंट्स के लिए, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। अब ऑप्शंस को देखते हैं, ऑप्शंस के डिफरेंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बात हो रही है, दे आर रिक्वेस्टेड टू डू सो, जब उनको रिक्वेस्ट किया जाए, यहाँ पे वर्ब क्या है, रिक्वेस्टेड, या मैं क्या करूँ कि दे आर रिक्वेस्टेड, यहाँ पे रिक्वेस्ट की बात हो रही है। डिसीजन रिगार्डिंग डिसीजन रिगार्डिंग ट्रीटमेंट आर मेड, कब उसने स्टैंड लेना था, जब डिसीजन रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट आर मेड, ठीक है, जब ट्रीटमेंट के बारे में डिसीजन लिए जा रहे हो, ठीक है, तब नर्स ने क्या करना था, स्टैंड लेना था। थर्ड क्या है, थ्रू आउट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट, पूरी ट्रीटमेंट के दौरान ही जो है ना नर्स को डिसीजन स्टैंड लेना पड़ता है। ये हो गया हमारे ऑप्शन के डिफरेंस। एक बंदे रिक्वेस्ट जब की जाए नर्स को, और दूसरा जब उसको ट्रीटमेंट के डिसीजन लेने हो, तीसरा पूरे थ्रू आउट द ट्रीटमेंट। चले जी, अब हम पैराग्राफ अंडरस्टैंड करते हैं। तो पैराग्राफ क्या बता रहा है, द पेशेंट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द नर्स, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, नर्स की पेशेंट है। तो हम यहाँ पे शुरू से देखते हैं कि यहाँ पे नर्स और पेशेंट की आपस के रोल के बारे में बात होगी, उनके आपस के जो रिलेशन है उसके बारे में बात होगी। पूरे पैराग्राफ में ये बात हो रही। अब इसके अंदर हमने ढूंढना क्या कि नर्स ने स्टैंड कब लेना है, रिलेशनशिप और जो भी रोल है उसका, उसके अंदर उसने स्टैंड कब लेना है। यहाँ पे जहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन लिखी होगी वहां पे मैं क्लोजली पढ़ूंगा और उस इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट करूंगा। द रोल ऑफ द नर्स इज टू एडवोकेट, ठीक है। अब याद देखें शुरू में बता दिया है एडवोकेट उसने कौन, ओ सॉरी आ गया, हाँ ठीक है, एडवोकेट करना है, कब करना है, फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट एंड टू मेंटेन द पेशेंट डिग्निटी थ्रू आउट द ट्रीटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बात हुई है कि थ्रू आउट द ट्रीटमेंट एंड केयर उसने एक बात करनी। दिस में इंक्लूड, अब ये कह रहा है कि दिस में इंक्लूड, ये जो उसके ऊपर बात की है उसके अंदर क्या क्या आता है, मे, यहाँ पे मे आ गया। मे, अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहाँ पे मॉडल वर्ब लिखे हो आप इस इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट करना है। दिस में इंक्लूड मेकिंग सजेशन, आपको क्या करें, सजेशन इन द ट्रीटमेंट प्लान, जब ट्रीटमेंट प्लान के अंदर सजेशन देना था तब, और पेशेंट इन कोलैबोरेशन विद अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ मिलके, ठीक हो, ये आ गया हेल्थ प्रोफेशनल। This is particularly important because patients who are unwell are often unable to comprehend medical situation and act as they usually would.
ठीक है, जब वो अनहेल्दी होते हैं, अपने होशोवास में नहीं होते, तो उस वक्त हेल्थ केयर प्रोफेशनल और जो नर्स होते हैं, तो उन्होंने बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं। ठीक है, it is the role of the nurse to support the patient and represent the patient's best interest at all times। ठीक है, यहाँ पे भी हम देखते हैं कि उसने उसको रिप्रेजेंट करना है, उसको सपोर्ट करना है, कब? एट ऑल टाइम्स, स्पेशली व्हेन ट्रीटमेंट डिसीजन, जब ट्रीटमेंट डिसीजंस होते हैं, आर बीइंग मेड। ठीक है, अब मुझे आप बताएं कि बारी बारी कौन सा ऑप्शन ठीक है, और अगर ठीक है तो क्यों ठीक है, और जो गलत है उनका क्या रैशनल है। जी से सर व्हेन के लिहाज से अगर हम देखें तो टाइम के लिए सी ऑप्शन 3 ठीक जाएगा। टाइम की अकॉर्डिंग हमें चुनना है ना, व्हेन ऑल द टाइम, हम्म, ठीक है, व्हेन ट्रीटमेंट डिसीजन आर बीइंग मेड। लेकिन बी भी कहीं कहीं सही लग रहा है। कहीं कहीं ठीक लग रहा है। तो अब हम कौन सी चीज हमें हेल्प, देखिए आपका कोई पेपर ऐसे नहीं है ना, वो पेपर बदले नहीं है, पेपर बदले नहीं है, आपने सीखना कि हमने इस पेपर में से सही आंसर कैसे पिक करें, क्योंकि लगेगा आपको ऐसे ही, जैसे इस ऑप्शन में आपको पहले बी और सी ठीक लग रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि एक यस ही तो ओवरऑल बात नहीं हुई कहीं, कहीं पे भी नहीं लिखा कि पेशेंट रिक्वेस्ट करता है नर्स से कि मेरे लिए डिसीजन लो, ऐसी बात हुई है कहीं? नहीं, ये नहीं है। नहीं ना लिखी, रोल की बात हुई है, यस फिर होश में नहीं होता, इसलिए डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो रिक्वेस्ट आती है कि पेशेंट रिक्वेस्ट करता है कि मेरे लिए स्टैंड लो, फिर उसके लिए नर्स स्टैंड लेती है। इस पैराग्राफ में भी वैसे नर्स पेशेंट रिक्वेस्ट कर सकता है, लेकिन इस पैराग्राफ के अंदर बात नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन ऐसे होंगे, एक ऑप्शन आप इजीली एलिमिनेट कर लोगे, लेकिन जो दो ऑप्शन होंगे वो दोनों ठीक लग रहे होंगे, दोनों का एंगल आपको कहीं ना कहीं मैच करेगा, कौन सी चीज होती है जो फिर आपको ठीक है। क्वेश्चन, फिर आप क्वेश्चन को जाकर दोबारा देखें, क्वेश्चन में मुझे क्या बोला गया, दोबारा पढ़ें, क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? शुड, कि कब वो कर सकता है। आंसर इज बी, एक सिस्टर ने आंसर बताया, आंसर बी। जी सिस्टर जी, आपको आवाज आ रही मेरी? एक ही रहेगी। हेलो, सर आ रही है आवाज? आपको आ आ रही, रही वेरी गुड। अब आप मुझे बताएं कौन सा ऑप्शन ठीक है आपके लिहाज से। हेलो सर। हाँ जी, कौन कौन सा तो ऑप्शन ठीक है? इसमें ऑप्शन ए तो ऑप्शन ए तो ऑप्शन एलिमिनेट हो बी गया, आंसर है। जी ऑप्शन सर, बी क्योंकि आंसर है। इसमें जी ऑप्शन बी इसलिए है कि लिखा हुआ है नर्सेस शुड हाँ, मतलब कि उनका ये रोल है कि उनको करना चाहिए। ना जी, जरूरी है, समूह एंड जरूरी की बात है, शुड वो होता है जो करना जरूरी होता है, जिस के ना करने के चांसेस ही पार्ट नहीं ऑफ है। जॉब है या हाँ जी, पार्ट ऑफ योर जॉब, वेरी गुड शाबाश। अब हमें ये चीज दूसरा ढूंढनी है सर कि हम्म पर्टिकुलरली की बात हुई है हम्म तो इसमें स्पेशली वर्ड यूज कर दिया गया है। हम्म Test number। और तो व्हेन आप कह जब रही हैं टाइम कि की ऑप्शन बात हो बी रही ठीक है। है ठीक क्योंकि है, अब इसमें हम देखते टेक्स्ट हैं में लिखा हुआ है हम्म इट इज द रोल ऑफ द नर्स हम्म for the patient and represent the patient's best interest at all times, especially मतलब particular when हम्म treatment decisions are taken। हम्म तो इसमें इंफॉर्मेशन आ, कंप्लीट फॉल कर रही है। कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन बी में, ठीक है, चलें जी। आप इसमें रोल क्लियर हो रहा है ठीक है, और सेकंड पर्टिकुलर। ऑप्शन बी, क्या आप ऐड करना चाहती हैं इसके अंदर? सॉरी सर। मैंने कहा जो दूसरी सिस्टर है वो भी यही ऑप्शन को लॉक करना चाहती है कि ऐड करना चाहती हैं? सर मैंने सी सिलेक्ट किया है बिकॉज इसमें व्हेन कह रहा है, इंटरेस्ट व्हेन, व्हेन मींस टाइम होगा कहीं पे ना, हाँ जी, आपने टाइम वाला किया है। आर टाइम। जी अब हमने सर। देखना है कि एक तो आप सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, दूसरा आप जो नेशनल दे रहे हैं उसके अंदर क्या रखें कि जो चीज आपको सिखानी है वो ये सिखानी है कि स्पेशलाइज आपको ठीक होना चाहिए।
जब आपका रैशनलाइज ठीक होगा तो पेपर में भी आपको हेल्प होगा ना। पेपर के अंदर जब आप ऑप्शन सिलेक्ट सर करते आज हो तब, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, ओ माय गॉड, ये कोई समझ नहीं। सिग्नल का इशू है आज मैं यस सर, तो तो बच्चे जब मुझे आप ना समझ रिकॉर्डिंग नहीं आ करते हैं रही। ना तब भी क्वेश्चन होती है वॉइस में। चले होपफुली रिकॉर्डिंग भी मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, चले ठीक है। तो अच्छा जी, अब हमने देखना ये है कि जी अगर ऑप्शन बी ठीक है या सी ठीक है। एक सिस्टर ने बताया कि वैन की बात हुई है, टाइम होगा, ठीक है, इसलिए भी है तो खाली इस बेस पे हम ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ये एक प्लस पॉइंट है हमें हमारे लिए समझने के लिए, लेकिन खाली इस बेस पे आप ऑप्शन सी को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन सी को हम सिलेक्ट इसलिए कर रहे हैं। ऑप्शन बी को पहले देख लेते हैं, वो क्या कह रहा है कि डिसीजन आर मेड, जब ट्रीटमेंट के डिसीजन मेड किए जा रहे हो तो तब आप ये करना है, स्टैंड लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो वो कह रहा है कि दिस मे इंक्लूड, सबसे पहले वो कह रहा है कि द रोल ऑफ द नर्स इज टू एडवोकेट फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट, मेंटेन पेशेंट डिग्निटी थ्रू आउट ट्रीटमेंट। अब वो रोल की बात ये कर रहा है कि जो नर्स का रोल है वो ये है कि उसने क्या करना है, हाँ ये ठीक है, कि जो रोल है वो क्या है कि थ्रू आउट द उसने क्या करना है, ट्रीटमेंट में साथ देना है। तो ये होगी ओवरऑल बात। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि दिस मे इंक्लूड, मतलब जो मेन चीज है जिसने पूरी ट्रीटमेंट में साथ देना है, लेकिन उसके अंदर एडिशनल एक चीज है, ठीक है। मेन चीज क्या है कि थ्रू आउट ट्रीटमेंट उसने साथ देना है। फिर उसने कहा था मे इंक्लूड, यहाँ पे मे का मतलब है कि चाहे वो इसके अंदर करे या ना करे इतना मैटर नहीं करता, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है शुड, मे जो वर्ड है ना, मे वर्ड को आपने सीखना है कि मे वर्ड लघवी मैंने क्या बनते हैं। मे का मतलब है कि उसके अंदर उसके पास ऑप्शन है तो वो इसके अंदर करे या बात ही ना करे, मे। और दूसरी जगह पे जो शुड होता है उसका मतलब कि करना हो लाजमी। द रोल ऑफ द नर्स क्या है, जो उसने करनी है लाजमी। इसके अंदर पॉसिबिलिटियां उन्होंने कोई सेकंड ऑप्शन नहीं दिया हुआ कि उसने करनी है लाजमी, रोल है उसका, उसने एडवोकेट करना है इंटरेस्ट के लिए थ्रू आउट द ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि ऑप्शन बी के अंदर बात जो हो रही है, पैराग्राफ के अंदर बता रहा है, पैराग्राफ के अंदर वो किस चीज को बता रहा है कि मे, ठीक है। और ये एक एक स्पेशल इंक्लूडेड बात है, ठीक है। मेन बात क्या है कि सारे काम करने हैं और ये इंक्लूडेड बात है। फिर हम जब लास्ट में भी जाते हैं तो यहाँ पे भी देखते हैं कि दिस इज पर्टिकुलर बिकॉज ऑफ कहता है कि इट इज द रोल ऑफ द नर्स सपोर्ट एंड रिप्रेजेंट द पेशेंट। अब रिप्रेजेंट भी क्या है, स्टैंड लेना, द पेशेंट बेस्ट इज इंटरेस्ट एट ऑल टाइम। एट ऑल टाइम कहता है कि हर वक्त, थ्रू आउट, सही है। अब यहाँ पे ये पैराफ्रेज करके ये भी वही बात लिखी हुई है जो ऑप्शन सी के अंदर है, थ्रू आउट द ट्रीटमेंट। आगे जब स्पेशली आ गया तो ये एक एडिशनल चीज आ गई, ठीक है। व्हेन ट्रीटमेंट डिसीजंस आर बीइंग मेड, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा गलत क्यों है, क्योंकि जो ट्रीटमेंट के अगर डिसीजन लेना है उसके अंदर उसने मे लिखा है और क्वेश्चन के अंदर उसने शुड की बात की है, तो हमने शुड वाला डिसीजन जो है वो लेना है। तो शुड वाला क्या है, ऑल द टाइम, जिसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस स्पेशली क्या होता है कि जो स्पेशली चीज भी होती है समूह, वो इधर ऑप्शन बी को जस्टिफाई नहीं कर रही, ठीक है। तो स्पेशली जो बी है वो भी यहाँ पे शुड को मेंशन नहीं कर रही। हमने शुड को अंडरस्टैंड करना है कि शुड किस चीज को हाईलाइट कर रहा है, शुड क्या कर रहा है, ऑल द टाइम। और देखा जाए तो अगर आप ऑप्शन बी को सिलेक्ट करते हैं तो आपका बाकी हिस्सा तो पैराग्राफ के अंदर मेंशन ही नहीं हो रहा, जो पैराग्राफ ऑल द टाइम और थ्रू आउट द ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप ऑप्शन सी को मेंशन करते हैं तो दोनों चीजें इंक्लूड हो सकती हैं। थ्रू आउट के अंदर क्या होता है, आपका ट्रीटमेंट भी आ जाती है। थ्रू आउट का मतलब क्या है कि ट्रीटमेंट भी आ जाती है, लेकिन खाली ट्रीटमेंट में थ्रू आउट नहीं आता। इसलिए ऑप्शन सी जो था यहाँ पे हमारा राइट था और ऑप्शन बी हमारा रॉन्ग था। उसकी रीजन क्या थी, यहाँ पे शुड लिखा हुआ था, यहाँ पे मे लिखा हुआ था, और ये जो है शुड, जो है शुड के अंदर सारी चीजें आती हैं और स्पेशली और मे के अंदर कुछ चीजें नहीं आती, इसलिए हमारा ऑप्शन सी ठीक था। अच्छा, अब टाइम अप हो गया सिस्टर जी, बात सुनिएगा दोनों, आपने क्या करना है। सर हाँ जी पूछिए।
सर ये स्पेशली और पर्टिकुलरली जो इंफॉर्मेशन मैच कर रही है। हम्म। अच्छा, अब आप फिर वो वेरी गुड, ठीक है, आप एक कीवर्ड मैच कर रहे हैं ना, हमने क्या मैच करना था, बेस्ट ऑफ